आज का हमारा आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग होती है। उससे पहले हमने देखा भाषा, अर्थ, प्रकृति व महत्व। भाषा का अर्थ क्या था, स्वीड के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन सीखी, उसके दो रूप देखे, प्रकृति कैसे होती है, महत्व क्या होता है और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक आया था भाषा कौशलों का विकास, जिसमें हमने किए थे कि ये 4 को सोपान होते हैं। कौशलों को सोपान भी कहते हैं, बात याद रखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मारिया मोंटेस्क्यू के अनुसार किया था कि इसका क्रम कौन सा होता है। इसमें अलग हंसी जैसे सबसे पहले हमने श्रवण कौशल किया, उसके साधन कौन कौन से है वो किए, उसकी आवश्यकता क्या है वो की, फिर उसमें 2 साधन होते हैं कौन कौन से किए, फिर आवश्यकता की, विशेष किए, कौशल किया पठन कौशल। पठन कौशल में 4 बातें ध्यानपूर्वक, उसे उद्देश्य क्या थी, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, वैसे मुद्रा और शैली क्या होनी चाहिए। उसके बाद पठन के प्रकार किए। उसके बाद हमारे पास जैसे सर स्वर पाठन आ गया, इसकी सावधानियाँ कौन सी होनी चाहिए, मनोवाचन कैसा होना चाहिए। उसके बाद आ गई हमारा मौन वाचन, फिर उसकी विशेष किए, जैसे रीडिंग के एक स्टेप्स किए कैसे होने चाहिए, SQ 3R। फिर शब्द विधि की, वाक्य विधि की, ये सब हमने कुछ विधियाँ की। फिर कथा विधि, लेखन कौशल आ गया 4th और लास्ट में। इसमें स्वतंत्र अनुकरण विधि गई, रूपरेखा, दृष्टि, सत्यलेख विधि, मारिया मोंटेस्क्यू किंडरगार्टन विधि। उसके हमारा टॉपिक था भाषा शिक्षण की आवश्यकता व चुनौतियाँ, जिसमें हमने सबसे पहले देखी भाषा हिंदी शिक्षण की आवश्यकता क्या है, फिर कुछ चुनौतियाँ देखी, उसके बाद इनके कुछ समाधान देखे, विशेष इनका क्रम देखा, ये आपको लर्न कर होना चाहिए। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री, कौन कौन सी सामग्री है जो हमारे सहायक होती है भाषा शिक्षण में। सबसे पहले बात करते हैं भाषा शिक्षण में कठिनता। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा शिक्षण में जो सहायक सामग्री है उसका प्रयोग क्यों करते हैं, कि जो भी उसमें दुविधा आ रही है उसको दूर करने के लिए हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं हम सहायक सामग्री का, ताकि जो भी दुविधाएं आ रही है भाषा शिक्षण में उसको हम दूर कर सकें। इनको प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आती है दृश्य श्रव्य सामग्री, देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग शिक्षण को प्रभावपूर्ण तो बनाता ही है, साथ ही रोचक भी बनाता है, जिसके कारण विषय वस्तु बालकों के लिए स्थायी बन जाता है। मस्तिष्क को क्रियाशील बनाने के लिए ज्ञान इंद्रियों का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण साधन है। नेत्र और कान ज्ञान इंद्रियों ज्ञान के प्रवेश द्वार हैं। भाषा शिक्षण के उपगमों को निम्न 3 बातों में बांटा गया है। सबसे पहले दृश्य श्रव्य सामग्री है कि जब हम देखते हैं सुनते हैं तो हमारी जो क्या है ज्ञान वो अत्यधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो हम रुचि लेने लगते हैं, बच्चों का ज्ञान इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आती है श्रव्य साधन, जो सिर्फ सुनने वाले साधन होते हैं। वे सभी प्रकार के साधन जिसमें सुनकर बालक पाठ को सरलता व सुगमता से सीख सके उसे श्रव्य साधन कहते हैं। भाषा के उच्चारण शुद्धता के प्रमाण के लिए, किसके प्रमाण के लिए आपको लर्न होना चाहिए, जो श्रव्य साधन है वो किसके लिए होते हैं, भाषा के शुद्धता के लिए, ताकि हम उसे शुद्धता है भाषा में उच्चारण करते वक्त शुद्धता, जैसे रेडियो आदि। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है दृश्य साधन। भाषाओं की मात्राएं, लिपि, विषय वस्तु स्पष्टीकरण दर्शाने के लिए शिक्षक इन दृश्य साधनों जिन्हें देखकर बालक पाठ को सरलता और शीघ्रता से समझ सके तथा अपने ज्ञान का विस्तार कर सके उन्हें दृश्य साधन सामग्री कहते हैं। जैसे श्याम बता हमारा ब्लैक बोर्ड जो आजकल वाइट बोर्ड हो चुके हैं, चित्र, चार्ट, ग्राफ, मंचे, मानचित्र, रूपचित्र, ये सभी हमारे पास क्या आ गए, दृश्य साधन आ गए। विशेष क्या है, श्यामपट्ट अध्यापक का सच्चा मित्र तथा सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला दृश्य साधन होता है। एक आपको क्वेश्चन आता है कि जो ये शिक्षक सहायक सामग्री है ये आपको ध्यान रखने की सहायक है, हम टीचर को कभी भी इनके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर क्लास में ये सब नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ तो स्टडी बच्चे को टीच कर ही देंगे, बट अगर सिर्फ ये होंगे हमारे पास ब्लैक बोर्ड है समझाने के लिए, टीचर ही नहीं है तो इन सब का कुछ काम नहीं है। तो टीचर होना क्लास में ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है दृश्य श्रव्य साधन, जो देखे भी जाते हैं और सुने भी जाते हैं। उनमें से कौन आएंगे बताना।
ये इस प्रकार के साधन हैं जिनमें बालकों को सुनने के साथ साथ दृश्य रूप भी दिखाया जाता है। इसमें बालकों का दृश्य व श्रव्य दोनों इंद्रियों का उपयोग एक साथ होता है। इससे बालक में सक्रियता आ जाती है। सक्रियता मतलब एक्टिव, बच्चे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। इस प्रकार से सीखा गया ज्ञान चिरस्थायी हो जाता है। चिरस्थायी मतलब क्या होता है, पता है किसी को तो कमेंट में बताओ। चिरस्थायी मतलब क्या होता है, जैसे चलचित्र, टेलीविज़न, कंप्यूटर, नाटक, स्मार्टफोन। पहले हमने क्या किया, दृश्य साधन, उसके बाद श्रव्य साधन, अब क्या किया, दृश्य श्रव्य साधन। इसके बाद हमारे पास आता है शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व। शिक्षण सहायक सामग्रियों से अभिप्रेरणा मिलती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन मिलती है। ये कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर एवं सार्थक बना देता है। इसमें ये पठन पाठन में नवीनता लाता है। इसके प्रयोग से समय व शक्ति की बचत होती है। ये रटने की प्रवृत्ति को कम करता है। ये विद्यार्थियों को पुनर्बरण प्रदान करता है। पुनर्बरण मतलब रीइंफोर्समेंट प्रदान करता है। ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। विशेषकर कुछ दृश्य श्रव्य एवं दृश्य श्रव्य साधकों के अंतर्गत शिक्षक के 5 सहायक साधन होते हैं जो निम्न है: श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर और 5th है हमारे पास पुस्तक। सबसे पहले है हमारे पास श्यामपट्ट। यह शिक्षक का मित्र होता है जिस पर शिक्षक कठिन एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखता है। श्यामपट्ट की आकृति आयताकार होनी चाहिए। आयताकार मतलब रेक्टेंगुलर। उसके बाद है चौक वगैरह जिससे वो लिख सके। डस्टर श्यामपट्ट व लिखित कार्य को साफ करने के लिए किया जाता है। पॉइंटर श्यामपट्ट लिखित वस्तु का अवलोकन करते हुए समय महत्वपूर्ण बिंदुओं को एकांकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट का ऐसी पॉइंटर होता है। वो भी पुस्तक विषय वस्तु के परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य पुस्तक का प्रयोग सहायक साधन के रूप में किया जाता है। विधि तथा उद्देश्यों में पाठ्य पुस्तक साध्य होती है तथा परिमाण, ये याद रखना कि जो हमारे पास विधि उद्देश्य में पाठ्य पुस्तक है वो क्या साध्य होती है और पाठ्य पुस्तक साधन होती है। ठीक है, जो परिमाण में होते हैं। विधि में होता तो साध्य आएगा, परिमाण में हो तो साधन आएगा। संप्रेषण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संप्रेषण अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युन्यूज शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, और संप्रेषण का अर्थ सूचना और विचारों का आदान प्रदान करता होता है। संप्रेषण का मुख्य आधार भाषा होती है। संप्रेषण को 2 पक्षीय होता है, एक संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। कीथ के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। कीथ के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा भाषा शिक्षण विधियाँ। भाषा शिक्षण विधियों में हम करेंगे ये सब के तत्व हैं हमारे पास, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उद्धम आधुनिक हैं। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ण के 3 सिद्धांत आएंगे, फिर वर्गीकरण आएगा, पाठशाला विधि। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था जिसमें हमने क्या किया है आप सबको मालूम है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूँगी आपको। सबसे पहले हमने 3 प्रकार की हमने सहायक सामग्री की, दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य। आपको पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे कि इनकी ये आपको लर्न करनी ही करनी है डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको किसकी लर्न होनी चाहिए। संप्रेषण शब्द कहाँ से आया, लैटिन भाषा से आया, किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, उसका शब्द क्या होता है, उसका पूरा अर्थ क्या हुआ, कि वो एक्टिव होती है, 2 जानों के बीच में ही होती है, एक देने वाला एक सुनने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।